हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्री क्लासेस। अभी हम लोग सिक्स क्लास का फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो अभी तक पहले चार चैप्टरों में हमने देखा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखा, और अब हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली में जो किंगडम्स आई थी, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स, इसके बारे में जानेंगे। जैसे वज्जी एक अर्ली रिपब्लिक थी, और ऐसे ही मगध के बारे में जानेंगे, महाजनपदास के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कुछ लोग रूलर्स बने, पहले हमने देखा कि जब तक जना थी और विश था, जना था और विश ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हमने क्या देखा था कि वहां पे आम सहमति से राजा बनते थे। कोई वन एब्सोल्यूट राजा नहीं होता था, सबकी कंसेंसस से एक बंदे को लीडर बनाते थे और वही राजा की तरह काम करता था, वॉर्स वगैरह में लीड करता था। बेसिकली एक सेनापति घोषित करते थे, वो कोई राजा नहीं होता था। लेकिन 3000 साल पहले, मीन्स some of the rajas were read about in the four were probably chosen by Jana. So 3000 साल पहले क्या हुआ, राजा सिस्टम शुरू हो गया। और ये कैसे बेसिकली शुरू हुआ था, यहाँ पे अश्वमेधा यज्ञ के बारे में बताया गया। अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ में क्या होता है, बेसिकली एक बंदा होता है जो राजा होता है, वो एक यज्ञ करता है और एक घोड़े को छोड़ देता है। वो घोड़ा जगह जगह पे जाता है, जिस भी जगह पे वो जाता है वो जगह राजा की हो जाती है। मीन्स उस जगह का ओनर ये मानता है कि वही राजा के अंडर ही काम करेगा, और वो राजा के लिए फिर यज्ञ में गिफ्ट भी लेके जाता है। अगर वो घोड़े को रोक लेता है तो उसे फिर राजा से लड़ाई करनी पड़ती है, वॉर करनी पड़ती है। और वो जब यज्ञ में जाता है तो राजा के लिए गिफ्ट लेके जाता है, और राजा उस यज्ञ में थ्रोन पे या शेर की खाल के ऊपर बैठता है और वहां पे प्रीस्ट यज्ञ करता है। तो इस तरीके से जो पहले एक जो जना सिस्टम के अंदर, विश सिस्टम के अंदर, एक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर एक सेनापति, एक लीडर की तरह घोषित किया जाता था। अब आने वाले टाइम में आगे चल के ऋग्वेदा तक वो टाइम था। ऋग्वेदा बेसिकली देखिए 1400, ये आगे पता चलेगा आपको, 1400 बीसी के करीब ऋग्वेदा था। उसके बाद जब 1000 बीसी शुरू होता है, बीसीई, तो हमारा लेटर वैदिक एज शुरू हो जाती है। और इस लेटर वैदिक एज में ही राजा सिस्टम आया। ओके, यहां तक जना और विश सिस्टम था, यानी वंश, जना, ट्राइबल, ट्राइब्स, ठीक है। तो अब ये राजा सिस्टम आ गया था लेटर वैदिक में। लेटर वैदिक में कौन कौन से वेद होते हैं, इसमें सामवेद होता है, सामवेदा होता है, यजुर्वेदा होता है, यजुर्वेदा होता है, और अर्थवेदा, अथर्ववेदा। तो ये सारे वेदा अभी इस चैप्टर में हैं। आगे चल के इनके बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन एक ये बस बेसिक डेफिनेशन और इनका इंट्रोडक्शन दिया गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है भाई, तो सेक्रेड वाटर छिड़केगा वो यज्ञ के अंदर, जो प्रीस्ट होगा। हावेवर उस यज्ञ के अंदर शूद्र को अलाउड नहीं होगा। लेटर वैदिक में क्या हुआ था ना, लेटर वैदिक में मैं आपको बताऊं, लेटर वैदिक एज में जो प्रीस्ट थे उन्होंने सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया था। एक तो क्षत्रिय जो वॉर करेंगे, एक प्रीस्ट जो यज्ञ करेंगे, एक वैश्य जो फार्मिंग, ट्रेड और क्राफ्ट करेंगे, और एक शूद्र जो इन सबके को की सेवा करेंगे, एक तरीके से नौकर होंगे इनके। तो शूद्र, और शूद्र के साथ साथ वुमेन भी एक तरीके से सर्वेंट ट्रीट करते थे। ये लोग यज्ञ में शामिल नहीं होंगे, बाकी ये तीनों शामिल होंगे पूजा पाठ में भी। और पूजा पाठ में इन वुमेन और शूद्र को दोनों को एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वुमेन को माना जाता था एक तरीके से लेटर वैदिक में दासी के, भाई वो काम करेगी। जबकि ऋग्वेदिक में, इस बात को आप नोट करके चलिए, वुमेन की जो स्टेटस थी ऋग्वेदिक में वुमेन की स्टेटस मैन के इक्वल थी। औरत का जो दर्जा था
वुमेन का जो स्टेटस था वो मैन के इक्वल था, वो भी पार्टिसिपेट करती थी सारी असेंबलीज में, सारे जब भी डिसीजन लिए जाते थे। लेकिन लेटर वैदिक में ये सब चेंज हो गया। तो ये वर्णाज है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वेदाज हैं जो बाद में आते हैं। पहले ऋग्वेदा आया 1400 बीसी में, फिर 1000 बीसी में ये सारे बाकी के तीनों वेदा आए जो मैंने डिस्कस करा। फिर जो है ये डिवाइड कर दिया ब्राह्मण्स ने क्षत्रिय में और वैश्याज में और शूद्राज में, और बाद में आगे चल के अनटचेबल्स में आ गए थे। तो शूद्राज और अनटचेबल्स अलग होते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शूद्राज जो है अलग है, इसमें फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, और अनटचेबल्स अलग है। अनटचेबल्स बेसिकली उन्हें बोला जाता था जो लोग कुछ ऐसे काम करते थे जो पोल्यूटिंग होते थे, जैसे डेड बॉडीज में डील करना, डेड बॉडीज को दफन करना, और भाई जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसकी सफाई करना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएंगे, वायरस और बैक्टीरिया। तो होता ये था कि इन लोगों को डिजीजेस बहुत होती थी, तो इनकी डिजीजेस से बचने के लिए इन लोगों ने ट्रेडिशन शुरू कर दिया कि ब्राह्मणिकल क्लास ने ट्रेडिशन शुरू कर दिया, ब्राह्मण ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई इन लोगों से दूर रहो क्योंकि इनसे तुम्हें डिजीज हो जाएगी। और इसी की वजह से क्या हुआ, अनटचेबिलिटी शुरू हो गई, अनटचेबिलिटी शुरू हो गई। देखिए आजकल ये कोरोना वायरस ने एक तरीके से दोबारा से वैदिक युग में पहुंचा दिया, जबकि 2 गज दूरी जरूरी हो गई है। अनटचेबिलिटी एक तरीके से ये भी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी है। हाउएवर ये अवेयर्ड अनटचेबिलिटी है, एजुकेटेड अनटचेबिलिटी है, और पहले जो था ये एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव अनटचेबिलिटी थी। आज हम किसी पर्टिकुलर क्लास को अनटचेबल नहीं कर रहे हैं, सब हर कास्ट में, हर क्लास में एक दूसरे को प्रिकॉशन लेने अनटचेबिलिटी के। सो दिस काइंड ऑफ यानी कोरोना रिलेटेड अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी इक्वेटेड विद वैदिक अनटचेबिलिटी, उससे नहीं कंपेयर करेंगे। ओके, ये थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप समझ जाना। ये बाकी डायग्राम देखिए, ये है पेंटेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, तो ये PGW है, पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये ग्रे पेंट में करे हुए वेयर थे, स्पेशली ये बहुत हाई क्लास के लोग जो थे पहले के टाइम में वो यूज़ करते थे कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर। तो ये एक डायग्राम दिया गया है, और ये बेसिकली कब शुरू हुए थे पेंटेड ग्रे वेयर, ये बेसिकली 500 और 700 BC के करीब ये लोग, ये हमारे जो कटलरी थी, इस टाइप की कटलरी और इस टाइप की आप कहेंगे कि जो क्रोकरी थी वो यूज शुरू हुई थी। आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेड वेयर पढ़े थे। रेड वेयर पे क्या था, ब्लैक डिजाइन था, वो कहाँ पे था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो याद रखिएगा। तो अब ये जन से जनपदा हो गया। जन से मतलब क्या था कि जो लोग थे अपने आप को एक ट्राइब से रिलेट करते थे कि मैं भारता ट्राइब से रिलेटेड हूँ। लेकिन अब क्या होने लगा, जनपदा, पदा मतलब एक जगह पे सेटल हो गए और ये बोलने लग गए कि नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो एक तरीके से लोगों की जो आइडेंटिटी थी, अपने आप को जो पहचानने की, रिकॉग्निशन करने की जो एक आइडेंटिटी थी, वो उनकी ट्राइब से ज़्यादा उनकी जगह से इम्पोर्टेंट हो गई थी। अब ये नहीं कह रहे थे वो भारता ट्राइब है, वो ये कह रहे थे हम दिल्ली से हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे थे हम मगध से हैं, हम कौशंबी से हैं, हम वाजी से हैं। इसलिए जनपदा यानी जन का पदा मतलब जहां पर वो सेटल हो गए, जनपदा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ये पैराग्राफ रीड करते हैं जल्दी से। द राजा हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज राजा ऑफ जनपदा। तो यानी अब उस जगह का राजा, पहले उस ट्राइब का राजा था, रादर देन जनास। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। तो जहां पे सेटल हो गए थे। तो ये लोग सेटल क्यों हुए अभी, ये इनके सेटल होने का क्या कारण था हम आगे देखेंगे। आयरन इसका कारण था और देखेंगे कैसे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास। तो इन जनपदा में नंबर ऑफ सेटलमेंट पाई गई है, देखा गया है। पुराना किला दिल्ली में, यहाँ पे भी जनपदा था, हस्तिनापुर, मेरठ,
यहाँ पे भी जनपदा था। अच्छा, एक और नई वैरायटी यहाँ पे क्रॉप्स की आ गई थी पहले के टाइम में, जो हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में और ऋग्वेदिक पीरियड में, राइस, व्हीट, बार्ले, ये तो सब आ गए थे मेसोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में आ गए थे। लेकिन शुगर केन नया आया था जनपदा पीरियड में। ओके, 500 बीसी के करीब वगैरह, यानी चीनी तभी शुरू होगी, यानी स्वीट और शुगर यू कैन से। तो उन्होंने अर्दन पोर्ट्स भी बनाए, और इन अर्दन पोर्ट्स जो नए स्टाइल के थे ये थे PWG, और पहले कौन से थे, रेड ब्लैक वेयर पहले के टाइम में। ओके, जो हमने पढ़ा था हड़प्पन कल्चर में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2000 साल लगे आने में। महाजनपदा, अब जनपदा जो थी महाजनपदा में कन्वर्ट हो गई जब वो साइज में बड़ी हो गई, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, यानी 2500 ईयर्स अगो मीन्स 500 BC में, क्योंकि 2000 साल अभी के और 500 साल पहले के, यानी 500 BC में ये महाजनपदा बन गई। और पहले क्या था, महल नहीं थे, कैपिटल सिटी नहीं थी, अब महल बनने लग गए, कैपिटल सिटी बनने लग गई, और फोर्टिफाई करा गया, वहाँ पे सैनिक तैनात रहने लग गए, बड़ी दीवारें खड़ी करी गई, वुड की, ब्रिक्स की, स्टोन्स की। तो ये सब कैसे होगा, ये महाजनपदा कौन कौन सी थी, एक बार हम मैप में देख लेते हैं। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, आसान रहेगा समझने में। तो ये देखिए, ये सारे महाजनपदा थे। कुरु वंश आपको याद हो, कुरु वंश दुर्योधन बिलोंग करते हैं, कुरु वंश था वो पांडवों का। और ये हस्तिनापुर, यहाँ पे देखिए कुरु वंश के पास में फिर हस्तिनापुर है। ये पांचाला, जहाँ से पांचाली आई थी महाभारत में, तो ये पांचाला उनका एरिया था। यहाँ पे कोशला, कौशंबी, राजगृहा, ये मगध की कैपिटल होती थी, मगध महाजनपदा था। फिर अंगा, वैशाली, ये वज्जी, ये भी महाजनपदा थी। यहाँ से हमारे जो है आप कह सकते हैं महावीरा रिलेट करते थे यहाँ से। और ये अवंती, आगे ये जो बाहुबली मूवी आई है आप देखेंगे, इस अवंती में यहाँ पे 2 कैपिटल होती थी, एक तो उज्जैन और पहले एक होती थी साउथ में महिष्मती। तो महिष्मती की वैल्यू डाउन हो गई थी आगे चल के, और फिर उज्जैन इसकी कैपिटल बन गई। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारी बाहुबली मूवी से भी रिलेट करता है। तो ये गंधार, तक्षशिला, ये जो पाकिस्तान में है, एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे बिहार में बता दिया था, काफ़ी इसका मीम बना था। ये तक्षशिला हमेशा याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान में है, झेलम नदी के किनारे पे। तो आगे चलते हैं, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये बेसिकली दिखाया गया है कि कौशंबी में एक फोर्ट था, उसको कैसे फोर्टिफाई करा था, दीवार कैसे बनाई गई थी 2500 साल पहले उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज बोलते हैं, नाम बदल गया है इलाहाबाद का, याद रखिएगा प्रयागराज में। तो यानी कौशंबी अब कहाँ पे है, प्रयागराज के पास। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। तो अब जो नए राजा आ रहे थे ना, वो पहले के राजा से कैसे अलग थे इनके पास आर्मीज थी, पहले वालों के पास आर्मी नहीं थी। वो तो सेनापति घोषित करे जाते थे, एक साथ कंसेंसस बना के ट्राइब्स मिलके घोषित करती थी जब भी कोई वॉर की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रहने लग गई थी। और एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, पंचमार्क कॉइन, PMC। पंचमार्क कॉइन क्या होता है कि एक मेटल लिया जाता है, उस पर एक निशान से ठप्पा लगा दिया जाता है, कोई भी निशान आप लगा लीजिए। तो ये सिल्वर पंचमार्क कॉइन काफी पॉपुलर हो गए थे मगधन एम्पायर में, अशोका के टाइम पे, मौर्यास के टाइम पे। आगे चैप्टर में डिटेल में देखेंगे इन्हें, चैप्टर 8 में। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन अराइजेस दैट कि अब स्टैंडिंग आर्मी कहां से आ गई, स्टैंडिंग आर्मी कहां से आ गई, पहले तो नहीं थी, तो अब कहां से आई। ये सब कमाल किसका था, आयरन का। जैसे मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में
मैंने बताया था कि आयरन जो है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, उससे सब कुछ चेंज हो जाता था। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंट्री, किसी भी इंसान की किस्मत को बदलने के लिए। तो आयरन से क्या हुआ दोस्तों, आयरन के जब प्लोशेयर, आयरन प्लोशेयर जब यूज करा जाएगा, जिससे जमीन खोदते हैं जब हम खेती करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से खोदेगा देन द वुडन प्लोशेयर। हड़प्पन टाइप में हमने क्या देखा था, लकड़ी का प्लोशेयर था, अब आयरन प्लोशेयर आ गया। तो आयरन प्लोशेयर जो होता है वो ज्यादा जानदार होता है और उससे बने हुए हथियार भी ज्यादा धारदार होते हैं। तो इससे यानी प्रोडक्शन यानी ईल्ड पर हेक्टेयर यानी पर फार्म ज्यादा गेहूं चावल उगने लग गए। तो ज्यादा उगेंगे तो वो बचेंगे भी, और जब सरप्लस होगा आपके पास बचा हुआ होगा सामान। बार्टर सिस्टम होता था पहले, कोई करेंसी जब थी नहीं, पंचमार्क करेंसी भी जब इतनी करेंसी की तरह काम नहीं करती थी, लोगों की बेसिक नीड खाना होता था। तो जब सरप्लस खाना होगा तो राजा सैनिकों को रख सकता है और उनको वेज देके, किस टर्म में, उनको चावल गेहूं की जो है टाइप में तनख्वाह दे सकता है और उन्हें रख सकता है। तो इस तरीके से देखिए कितना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे आयरन, आयरन का कितना बड़ा मेजर रोल था इस पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करने में। तो अब जब आर्मी सरप्लस जनरेट होगा तो जो फार्मर्स हैं उनके पास भी टैक्स देने के लिए होगा, क्योंकि पहले तो इतना ईल्ड थी नहीं। और अब जब आर्मी को ऑर्गेनाइज करके रखना है सबकी प्रोटेक्शन के लिए, तो राजा टैक्स भी लगा सकता है। तो एक तो बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स यानी बड़े किले बनाने के लिए टैक्स चाहिए था, और मेंटेनिंग बिग आर्मीज के लिए टैक्स चाहिए था। तो टैक्स कहाँ से आ रहा था, 1/6 पार्ट ऑफ प्रोड्यूस जो थी, भागा बोला जाता था उसे, क्रॉप्स की, वो राजा को दी जाती थी। जो क्राफ्टमैन था, जो लकड़ी का काम करते थे, कारपेंटर वगैरह, वो एक दिन फ्री में काम करते थे राजा के महल में। तो सबकी एक एक करके बारी आती थी, तो हर दिन वहां पे एक कारपेंटर तो लगा ही रहता था। उसके बाद टैक्सेस, जो ट्रेड होता था, गुड्स पास होते थे उनके एरिया में से राजा के, वहां पे भी टैक्स लगाया जाता था। और इसी तरीके से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था उस पर भी टैक्स लिया जाता था, फ्रूट्स वगैरह, हनी वगैरह, ये सब टैक्स में आते थे राजा के महल में। सो चेंजेस इन एग्रीकल्चर में आपको बता चुका हूँ कि आयरन प्लोशेयर की वजह से एग्रीकल्चर में चेंज हुआ था। एक और मेजर चेंज क्या था, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी। देखिए पहले क्या होता था, जब राइस की कल्टीवेशन होती थी तो क्या होता था, सीड्स जो होता था ना, सीड स्प्रेडिंग होती थी, सीड्स को बखेर दिया जाता था, ठीक है। तो इससे आधे सीड्स प्लांट हो पाते थे मिट्टी के साथ और आधे नहीं हो पाते थे। तो ईल्ड क्या थी इनका जो प्रोडक्शन थी, ईल्ड जो थी लो थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक में पता है क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि आप पहले एक नर्सरी में एक राइस का पौधा उगाओगे, राइस का पौधा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सैपलिंग हो जाएगा, वो एक तरीके से फ्रूट कर जाएगा, तब उसे हम प्लांट करेंगे फार्म में प्लांट करेंगे, प्लांटिंग इन फार्म। तो इससे क्या फायदा हुआ फ्रेंड्स, इससे फायदा हुआ कि अब वो पकड़ कर जाएगा मिट्टी के साथ, क्योंकि अब उसकी जड़ें बड़ी हो चुकी है। तो ईल्ड क्या होगी, ईल्ड ग्रो कर जाएगी। तो देखिए कितना जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी और कितना जबरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। तो लैंडलेस लेबरर को एक टर्म याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या बोला जाता था जो खेतों में काम करते थे, जो आज भी हमारे खेतों में काम करने आते हैं, जैसे इंटरस्टेट लेबरर जो होते हैं, दूसरी स्टेट से जो आते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती लेकिन वो काम करते हैं, मजदूर बोलते हैं उन्हें। तो पहले के टाइम में क्या बोला जाता था, कामकराज। अब ये मगधा के बारे में बताया गया है। मगधा बहुत इंपॉर्टेंट जनपदा थी, महाजनपदा, सबसे स्ट्रांग थी। तो उसके कारण बताए गए हैं क्यों थी। एक तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि गंगा रिवर भी बहती थी और सोन रिवर भी बहती थी। तो मगधा बिहार में है, सोन रिवर भी थी, गंगा भी थी, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आसान होता था। और वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छी थी। और जब वाटर सप्लाई होगी तो लैंड फर्टाइल भी होगा, एलुवियल सॉइल होती थी, यहाँ पे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल होती थी। दूसरा यहाँ पे एलिफेंट्स काफी थे। तो एलिफेंट्स क्या होता है, जो क्योंकि पहले तो इतनी बिल्डिंग्स और इतने रोड्स तो थे नहीं, तो फॉरेस्ट ज्यादा होते थे
और इतनी कोई मशीनें नहीं थी कि सडनली इनकी कटिंग हो जाए। तो बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट होते थे, तो फॉरेस्ट में घोड़े का चलना मुश्किल हो जाता है, और एलिफेंट का जो मूवमेंट होती है वो इजी होती है, क्योंकि एलिफेंट जो होता है बहुत बड़ा होता है साइज में, तो वो प्लांट्स को क्रॉस करके निकल जाता है, कुचल देता है, बीच में कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हें ठोकर मार देता है, हटा देता है। तो यानी एलिफेंट्स का भी इन्हें बहुत बेनिफिट था। बाकी जगहों पे एलिफेंट्स नहीं थे तो वो वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर काम नहीं कर पाते थे, लेकिन मगधा के अंदर जो राजा थे वो फॉरेस्ट के अंदर भी एलिफेंट की हेल्प से मूव कर पाते थे। और बेसिकली इन एलिफेंट से ना अलेक्जेंडर भी डर गया था। अब आगे देखेंगे जब अलेक्जेंडर आएगा और इंडिया में फिर आगे नहीं अटैक करेगा, पोरुस तक रुक जाएगा, ब्यास रिवर से आगे क्रॉस नहीं करेगा। उसका रीज़न था कि महापद्मानंदा की आर्मी से उनके सैनिक डर गए थे अलेक्जेंडर के, और उन्हें लगा था वहाँ पे एलिफेंट्स भी बहुत बड़ी मात्रा में है, तो एलिफेंट्स का एडवांटेज था जब डेंस फॉरेस्ट थे वॉर के अंदर। तो अब ये देखिए, बिसाइड्स देयर वर आयरन माइंस, ये मैं आपको कह रहा था, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था मगध के पास। आज भी आपको पता है, आप मूवी देखेंगे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर आपने देखी है, वहाँ पे कोयला मिलता है बिहार में तो जहाँ पे जनरली कोयला होता है आयरन भी होता है, तो आयरन भी झारखंड में, बिहार में यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे आयरन ओर थी, तो आयरन ओर होगी तो ज़्यादा वेपन्स बनेंगे, तो इसीलिए मगध को जो था एडवांटेज था बाकी सारी जनपदात से, क्योंकि इनके पास सबसे अच्छे वेपन्स थे। तो देख लीजिए एक तरीके का ये भी रशिया था और यूएस था कि आज जैसे उनके पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स है, मगध के पास भी थे। फिर दो इंपॉर्टेंट उनके पावरफुल रूलर भी थे जिन्होंने अटैक करके मगधा को एक्सपेंड कर दिया था, वो थे अजात शत्रु, जिनके पिता थे बिंबिसारा। दोनों ने दूसरी जनपदास को कॉन्कर कर लिया था। तो पहले जो कैपिटल थी मगधा की वो थी राजगृहा, और आज इसे राजगीर बोलते हैं, बिहार में है। फिर उसके कुछ साल बाद पाटलिपुत्र बन गई और यही चलती रहेगी फिर काफी टाइम तक। तो देखिए मोर देन 2300 ईयर्स अगो, तो बीसी के टर्म में हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहिए, या क्योंकि एग्जाम में बीसी के टर्म में डेट आ सकती है और आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ये बेसिकली 322 बीसी के करीब जो है अलेक्जेंडर आया था और इसने अटैक करा था। मैसेडोनिया का रहने वाला था, यूरोप से था, और ये पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। तो इसने इजिप्ट को जीत लिया था और वेस्ट एशिया को जीत लिया था, और फिर इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। तो इंडिया की तरफ इसको क्या हुआ, एक तो एलिफेंट्स और इंडियंस के पास चैरियट्स थे, तो इसका बड़ा एडवांटेज था टेक्नोलॉजिकली, और बहुत बड़ी आर्मी थी महापद्मानंदा के टाइम पे यहाँ पर। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन आए कि अशोका के टाइम पे अलेक्जेंडर था, तो नहीं आया था। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब तक राजा नहीं बने थे जब अलेक्जेंडर आया था। तो अलेक्जेंडर के टाइम पे महापद्मानंदा। ओके, ये आगे की क्लास में वैसे क्लियर होएगा। चलिए, तो ये लोग आगे नहीं आए। फिर अब देखिए एक जो और लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो वज्जी। वज्जी मीन्स हमने देखा था ऊपर एक महाजनपदा थी वज्जी बिहार के पास में, जहाँ से हमारे महावीरा का भी रिलेशन था। तो यहाँ पे जो था ना, राजा एक नहीं होता था, मल्टीपल राजा होते थे। कंसेंसस से बहुत सारे लोग मिलके यहाँ की एक तरीके का डेमोक्रेटिक सेटअप होता था। मिलके ये लोग जो है जनपदा को चलाते थे, मिलके ये लोग अपनी स्टेट को या अपनी सिटी को चलाते थे। सिर्फ एक बंदे को पूरी पावर नहीं दी जाती थी। तो वज्जी विद इट्स कैपिटल एट, यानी वज्जी की कैपिटल कौन सी थी, वैशाली। यहाँ से रिलेशन था हमारे महावीरा का भी। तो इसमें जो थी गवर्नमेंट जो थी ना, उसका नाम क्या था, गना और संघा। बाकी जनपदा में गवर्नमेंट का नाम था किंग, वहाँ पे किंग ही गवर्नमेंट था, लेकिन यहाँ पे गना और संघा। कई जगह पे तो 1000 लोग एक साथ गवर्नमेंट फॉर्म करते थे, मतलब 1000 किंग होते थे। लेकिन यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन था, वुमेन को नहीं बनाया जाता था, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और दासास को। तो जब भी वहाँ पे असेंबली होती थी तो वुमेन नहीं होती थी उसमें, और जो नौकर चाकर थे वो स्लेव थे वो नहीं होते थे, और कामकराज जिनके पास ज़मीन नहीं थी और लेबर करते थे, ये लोगों को जो हैं उनकी असेंबली में जब भी वो 1000 राजा या 500 राजा बैठ के वो डिसीजन लेते थे, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। तो ये भी काफ़ी एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी, तो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी। तो इन दोनों वर्ड की डेफिनेशन देख लेना आप एक बार, ठीक है।
रीड कर लेना। बोथ द बुद्ध एंड महावीरा अबाउट होम यू विल रीड इन बिलोंग टू गनास और संगा। तो ये दोनों जो थे ना, महावीरा और बुद्धा, ये ऐसी स्टेट से आए थे जहां पे गना संघा टाइप की गवर्नमेंट थी, किंग नहीं था। इसीलिए ये लोग प्रीस्ट के अगेंस्ट थे, क्योंकि प्रीस्ट्स की यानी ब्राह्मण की और राजा की जो साठगांठ चलती थी, जो उनका नेक्सस था, वो उन स्टेट्स में ज़्यादा था जहाँ पे किंग ही जो था गवर्नमेंट था। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप था, तो यहाँ पे प्रीस्ट का होल्ड कम था। आगे बुक्स में डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, अभी इतने आपके लिए काफ़ी हैं। तो ये एक छोटा सा अकाउंट है। दीघा निकाया, बहुत सारी निकाया हैं, जो बुक्स हैं, जो लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिज्म के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, उसमें से एक किताब है दीघा निकाया। तो इसमें ये जो एक कन्वर्सेशन लिखी हुई है, एक इंसिडेंट लिखा हुआ है दीघा निकाया में, तो वो इस बॉक्स में दिया गया है। तो बेसिकली अजात शत्रु जो था अटैक करना चाहता था वज्जी पे, और वो चाहता था कि उससे अटैक करने से पहले गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध की राय ले ली जाए। तो उसने अपना जो मिनिस्टर था वो साकरा उनके पास भेजा। फिर बुद्धा से जब उसने पूछा कि क्या किया जाए, तो बुद्धा ने कहा कि क्या वहाँ पे असेंबली होती है, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं, और औरतों को और बच्चों को और बूढ़ों को उनकी राय मानी जाती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, परेशान नहीं किया जाता है। और चैत्यास ये जो होते हैं एक तरीके के बुद्धिज्म के मंदिर होते हैं, तो आगे की बुक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक तरीके के मंदिर होते हैं जो बुद्धिज्म में जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, तो ऐसे ही बुद्धिज्म में चैत्यास होते हैं, प्रेयर हॉल्स होते हैं। तो ये सब मेंटेन है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर ये सारे काम सही कर रहे हैं तो वज्जी को हराया नहीं जा सकेगा बहुत लंबे टाइम तक, और ये ऐसा ही हुआ। अजातशत्रु वज्जी को नहीं लंबे टाइम तक कैप्चर कर सका, बहुत लंबे टाइम तक वो उसे कंट्रोल नहीं कर सका। थोड़ा बहुत उसने जीता, थोड़ा बहुत कंट्रोल करा, बट बहुत लंबे टाइम तक नहीं। और वो जो है मोर और लेस फ्री रही वज्जीज। और कब तक रही? गुप्तास के टाइम तक, जब तक गुप्ता नहीं आते हैं, जो कि आएंगे 500 एडी के करीब आएंगे गुप्तास, यानी एडी की बजाय आप बोल सकते हैं सी, कॉमन एरा। तो जब वो आएंगे तब उनका होल्ड कम हो जाएगा, ठीक है। तब तक वज्जीज कंट्रोल करती रहेंगी, वज्जीज चलती रहेंगी। तो दूसरी दुनिया में क्या दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा था? तो ये देखिए, ग्रीस में 2500 साल पहले डेमोक्रेसी आ गई थी। वहाँ पे क्या हुआ? और ये डेमोक्रेसी सिर्फ 200 साल ही चली। तो देखिए, डेमोक्रेसी इतनी भी अच्छी नहीं थी ऑटोक्रेसी से कि वो कंटिन्यू रहती, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए, डेमोक्रेसी अगर ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होती है ना, तो वो फिर डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो ऑटोक्रेसी से भी खतरनाक बन जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ ही लोग कंट्रोल करके रखते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे गवर्नमेंट को, और बाकी माइनॉरिटीज को कुचल के रखते हैं, परेशान करके रखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन के बेस पे एक मेजोरिटी गवर्नमेंट बना ले, और फिर वो अपनी पावर से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को परेशान करने लग जाए, तो ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और ऐसे सिस्टम जो है उससे कंट्री ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, एक ना एक दिन कंट्री ऐसे टूट जाएगी। तो यही हुआ। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री हमें आईना दिखाती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो हुआ ये कि 200 साल के बाद वो डेमोक्रेसी टूट गई। तो ये डेमोक्रेसी कैसी थी देख लेते हैं। क्या ये आज जैसी डेमोक्रेसी थी? नहीं, ये आज जैसी नहीं थी, ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो इसलिए ट्रू डेमोक्रेसी ही रूल कर सकती है, फ्लॉड डेमोक्रेसी जल्दी ही खत्म हो जाती है। तो इसमें जो थे ना 30 साल की उम्र के लोगों को सिटीजन माना गया, और लेकिन उसमें औरतों को कंसिडर नहीं करा गया। देखिए, हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड एज सिटीजन, वुमेन को नहीं कंसिडर किया गया, स्लेव्स को भी नहीं किया गया, और जो बाहर की कंट्रीज से आए हुए थे मर्चेंट्स वगैरह, फॉरेनर्स, उनको भी नहीं कंसिडर किया गया। और जो पोजीशन दी गई गवर्नमेंट में वो लॉटरी सिस्टम से दी गई, और सिर्फ ये 30 ईयर्स से के जो बंदे थे और जो उसी ग्रीस के ही थे और जो मेल थे वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये काइंड ऑफ फ्लॉड डेमोक्रेसी थी, नॉट a true democracy at all, not by any means. So
So some important dates, as you all know, I keep mentioning that these dates are really important. Even if you will remember these dates, आपकी आधी हिस्ट्री हमेशा आपको याद रहेगी, तो ये हमेशा याद रखना है और ये होमवर्क में आपको क्वेश्चन करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तब तक ये वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, यही मेरा मोटिवेशन है। अगर ये लाइक शेयर करना और कमेंटिंग कम हो जाएगी तो फिर ये वीडियोस भी आनी बंद हो जाएगी। तो प्लीज़ encourage the good work. Thank you everyone. Take care.